नमस्ते स्टूडेंट्स। चलिए आज हम घाना की एक बहुत ही मशहूर लेखिका आमा अटा आइडुओ के लिखे हुए एक पावरफुल प्ले आनुवा की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये प्ले 1970 में पब्लिश हुआ था और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो ट्रेडिशन, मॉडर्निटी और इंसानी रिश्तों पर एक बहुत ही शार्प कमेंट करती। तो सोचिए जरा, क्या होता है जब आपकी एम्बिशन, आपका जुनून प्यार को ही तबाह कर दे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट? और यही सवाल इस पूरे प्ले के दिल में है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1870s के गोल्ड कोस्ट में, यानी आज का घाना। सोच के देखिए उस वक्त को। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ रहा था और जो पुरानी परंपराएं थी वो नए बदलावों से टकरा रही थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अटलांटिक स्लेव ट्रेड तो खत्म हो चुका था, लेकिन घरों में गुलाम रखने का चलन यानी डोमेस्टिक स्लेवरी अभी भी सोसाइटी का हिस्सा थी। तो माहौल काफी कॉम्प्लिकेटेड था। और इसी माहौल में हम मिलते हैं हमारी प्रोटैगनिस्ट अनुवा से। वो अपनी कम्युनिटी में, मतलब अपने समाज में सबसे अलग है। बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके ख्याल बहुत आज़ाद हैं। लोग उसे थोड़ा वाइल्ड और स्ट्रेंज मानते हैं, थोड़ी अजीब। और उसने समाज की सारी एक्सपेक्टेशंस को साइड में रखकर शादी के लिए आए हर रिश्ते को मना कर दिया। अब यहाँ पर प्ले का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है अनुआ। वो एक तरह से अफ्रीका की आत्मा, उसकी कॉन्शियंस को रिप्रेजेंट करती है। उसके लिए हार्ड वर्क और मोरालिटी यानी मेहनत और नियत सबसे ऊपर है। और दूसरी तरफ है उसका पति कोफी आको। वो उस नए दौर का प्रतीक है जहाँ पैसा, दौलत, सोशल स्टेटस ये सब इंसानियत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये दो अलग अलग आइडियोलॉजीज की टक्कर है। प्ले में जो कोरस है यानी जो सूत्रधार है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहता है, अनोआ कोई रोज मिलने वाली लड़की नहीं है। इस लाइन से ही हमें हिंट मिल जाता है कि अनोआ कोई आम कैरेक्टर नहीं है। उसकी किस्मत में कुछ कुछ बहुत खास या शायद कुछ अजीब और दुखद लिखा है। तो आगे क्या होता है? अनोआ और कोफी अपना गांव ये भी छोड़कर एक नई लाइफ शुरू करते हैं। और शुरुआत में ना वो एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, उनकी कामयाबी ही उनके झगड़े की वजह बन जाती है। जो चीज उन्हें ऊपर ले जा रही थी वही उनके रिश्ते में दरार डालने लगती है। शुरुआत में उनका बिजनेस था जानवरों की खाल बेचने का। ये उनकी मेहनत और नेचर से उनके कनेक्शन को दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे पैसा आता गया, ये खाल, ये स्किन्स सिल्क और वेलवेट में बदल गईं। समझ रहे हैं? ये सिर्फ कपड़े नहीं बदले, उनकी वैल्यूज, उनके मूल्य भी बदल गए। और उनके बीच का सबसे बड़ा टकराव तब सामने आता है जब कोफी काम में हेल्प के लिए गुलाम खरीदना शुरू कर देता है। अनोवा इसके सख्त खिलाफ है। वो साफ कहती है, मैं गुलामों के आसपास खुश नहीं रह सकती। उसके लिए किसी इंसान को खरीदना, उसे अपनी प्रॉपर्टी समझना सबसे बड़ा पाप है। ये उसकी मोरालिटी के बिल्कुल खिलाफ। तो उनके बीच की जो दरार है वो बढ़ती चली जाती है। क्यों? पहली बात, कॉफी चाहता है कि अनोवा अब काम छोड़ दे, बस एक लेडी ऑफ लीजर बनकर रहे, एक सजावट की चीज। लेकिन अनोवा ने तो शुरुआत से ही बराबरी के लिए शादी की थी। वो एक इक्वल पार्टनर बने रहना चाहती है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, उनके बच्चे न होने का दुख। ये चीज उनके रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है। वो लोग ओगुआ शहर में एक बहुत बड़े घर में रहते हैं, एक बिग हाउस। लेकिन इस घर की खासियत ये है कि ये दौलत से तो भरा है, पर इसमें खामोशी है, एक अजीब सा सन्नाटा। ये खुशियों से, जिंदगी से बिल्कुल खाली है, जो उनकी अमीरी के खोखलेपन को ही दिखाता है। और कोफी आको का क्या हाल है? वो अब बेहद अमीर है, लेकिन वो द मैन इन द चेयर बन गया है। उसका जीवन एक कुर्सी तक सीमित हो गया है। सोच के देखिए, वो इतना पैसिव, इतना निष्क्रिय हो चुका है कि उसके गुलाम उसे कुर्सी में ही उठाकर इधर से उधर ले जाते हैं। ये कुर्सी सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, ये उसकी फिजिकल और मॉरल पैसिविटी का, उसके आलस का सबसे बड़ा सिंबल बन जाती है। और अब हम पहुंचते हैं प्ले के क्लाइमैक्स पर, द फाइनल कॉन्फ्रंटेशन। ये वो पल है जहां सच को और नहीं छुपाया जा सकता। अनोवा उस सच को सामने लाती है जिसे कोफी सबसे छुपा रहा था। और यहाँ आकर सारे दबे हुए राज, सारी फ्रस्ट्रेशंस एक साथ एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती। तो होता क्या है? सबसे पहले अनुवा सीधे कोफी पर इल्जाम लगाती है। वो इम्प्लाई करती है कि उसने दौलत के लिए अपनी मर्दानगी, अपनी लाइफ फोर्स का सौदा कर लिया है। और ये सब वो उनके गुलामों के सामने कहती है। इस ह्यूमिलिएशन से, इस बेइज्जती से कोफी पूरी तरह टूट जाता है और खुद को गोली मार लेता है। और जब अनुवा को उसकी मौत की खबर मिलती है, तो वो भी नदी में डूबकर अपनी जान दे देती है। एकदम ट्रैजिक है। तो ये तो थी कहानी। लेकिन
इस ट्रेजेडी के पीछे का गहरा मतलब क्या है? इसे समझने के लिए चलिए इस प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स को अनपैक करते हैं, उन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है बैरननेस, यानी बांझपन। अब ये सिर्फ फिजिकल इनफर्टिलिटी की बात नहीं है, ये उनके बच्चे न होने तक सीमित नहीं है। ये उनके रिश्ते के स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, यानी उनके रिश्ते के रूहानी खोखलेपन को भी दिखाता है। और ये एक बहुत ही गहरी सच्चाई सामने रखता है कि दौलत से आप चीज़ें खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, लेकिन आप जिंदगी पैदा नहीं कर सकते, लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट सिंबल है कॉफ़ी की कुर्सी। जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ एक फर्नीचर का पीस नहीं है, ये कॉफ़ी की पैसिविटी, उसकी निष्क्रियता और उसकी खत्म हो चुकी वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति का प्रतीक है। और जिस तरह गुलाम उसे उठाकर ले जाते हैं, ये दिखाता है कि वो आम लोगों से कितना दूर हो चुका है, कितना कट ऑफ हो चुका है, बिल्कुल एक कॉलोनियल रूलर की तरह। तो चलिए अब इस प्ले के मेजर थीम्स और उस आखिरी सवाल पर नज़र डालते हैं जो ये हमारे लिए छोड़ जाता है, क्योंकि ये प्ले, जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाता, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो इसमें कौन कौन से बड़े थीम्स हैं? सबसे पहले तो ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, यानी परंपरा और आधुनिकता की टक्कर। फिर है जेंडर रोल्स पर एक कमेंट कि औरतों पर कैसे बंधन लगाए जाते हैं। इसके अलावा स्लेवरी और कैपिटलिज्म का करप्टिंग इन्फ्लुएंस, यानी गुलामी और पूंजीवाद का बुरा असर। और आखिर में फेट और डेस्टिनी, यानी किस्मत का खेल। कोरस की एक और लाइन है जो बहुत कुछ कह जाती है। वो एक ऐसा आदमी है जो अपनी पत्नी से डरता है। ये लाइन साफ दिखाती है कि अनावा की जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो आज़ाद सोच थी, उसने सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज किया, और इस वजह से कॉफ़ी जैसे ट्रेडिशनल मर्द उससे डरने लगे थे। और प्ले के बिल्कुल एंड में कोरस हम सब से, यानी ऑडियंस से, एक सवाल पूछता है, इस पूरी ट्रेजेडी का जिम्मेदार आखिर कौन था? हु वॉज टू ब्लेम? और यही सवाल इस प्ले को एक डिलेमा टेल बनाता है, एक ऐसी कहानी जिसका कोई आसान सा जवाब नहीं है। तो सोचिए, क्या इसके लिए किस्मत या भगवान जिम्मेदार थे, या फिर उसके पेरेंट्स जिन्होंने उस पर इतना प्रेशर बनाया, या क्या अनुआ की अपनी ही आज़ाद और बेचैन आत्मा इसका कारण थी, एक ऐसी आत्मा जो कभी सोसाइटी के बनाए दायरों में बंद कर नहीं रह सकी? प्लेस का जवाब हम पर छोड़ देता है आपके सोचने के लिए। तो अनुवा हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी आत्मा को दौलत के लिए बेच देता है, तो उसकी कीमत सभी को चुकानी पड़ती है। ऐसे ही और डिटेल्ड लिटरेरी एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।